हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करेंटली 14th ऑफ अगस्त। टोटल 6 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द आर्टिकल्स एडिटोरियल टू मेंस आंसर इनिशिएटिव डे 7, जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आर्टिकल है, उसी से मैं आज का क्वेश्चन दूंगा। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने आंसर्स मुझे भेज सकते हो @RAMANATHJR, आर कैपिटल जे कैपिटल रामनाथ जूनियर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। यहाँ अपने आंसर्स आप भेज सकते हो, एक फ्री इनिशिएटिव है, राइट। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 6 आर्टिकल्स में पहला बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, राइट। जापान एंड रशिया के बीच में प्रीलिम्स में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा, या टेरिटरीज जो डिस्प्यूटेड होते हैं, आइलैंड्स जो डिस्प्यूटेड होते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कुरिल आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 आइलैंड्स जो हैं, जिसपे रशिया भी उसे क्लेम करती है और जापान भी करती है, बट उसे एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है, सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। बहुत बेसिक है। अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन वो गए थे वन ऑफ दीज आइलैंड्स, जो 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड है कुरिल आइलैंड्स ग्रुप में, ठीक है, जिसका नाम है इटोरूप, जिसे जापान में इटोरोफू कहा जाता है। सो बेसिकली मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये रशियन टेरिटरी है, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, कामचुटका पेनिनसुला, ठीक है। और जापान के साइड से हाइकाइडो पेनिनसुला है, उसके बीच में ये कुरिल आइलैंड्स पूरा आता है, ठीक है। जिसमें से ये 4 आइलैंड्स जो है ना, वो डिस्प्यूटेड हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर ने इसको अपने मतलब एज अ टेरिटरी इंक्लूड किया, और तब से ही रशिया इसे टू बी प्रिसाइज, उस समय में तो यूएसएसआर थी, अभी रशिया इसे एडमिनिस्टर कर रही है। जापान लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है एंड कहता रहा है कि ये उनकी खुद की टेरिटरी है। ये चारों आइलैंड्स बिलोंग टू विच कंट्री? जापान। ये जापान कहती है और रशिया इसे अभी कंट्रोल कर रही है। इटोरूप, जहाँ पे अभी व्लादिमीर पुतिन गए। देन ये 4 आइलैंड्स के नेम्स जो है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। कुनासिर या कुनासिरी, सैकोटन एंड हबोमई, ठीक है। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सी है, ओखोट्स्क सी, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। तो ये जो आइलैंड्स है ना, ये बिटवीन पैसिफिक एंड ओखोट्स्क सी के बीच में है। पेनिनसुला भी बता दिया, जापानीज पेनिनसुला एंड रशियन पेनिनसुला। और ये 4 आइलैंड्स के नेम, कुरिल में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हमें 4 से ही मतलब है। इन चारों को जो है सदर्न कुरिल कह के एडमिनिस्ट्रेट करती है रशिया, और जो जापान है वो इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, राइट। सी ऑफ ओखोट्स्क इसके बीच में है, तो रशियन मिलिट्री की पोजीशनिंग के लिए, या जापानीज भी अपने पोजीशन जो है इंडो पैसिफिक में स्ट्रेंथन करेगी, तो इसलिए ये मैटर करता है। सिक्योरिटी डायमेंशन, रशिया हैज स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन रीजन वाइल द आइलैंड्स रिमेन स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एंड वाइडर टेंशन इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। अब यही है पूरा, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें यह समझना है कि ये 4 आइलैंड्स हैं जो कि कुरिल के अंदर आते हैं। कुरिल कहाँ है लोकेटेड? 2 इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, रशियन पेनिनसुला है आपका काम्चका, एंड जो जापानीज पेनिनसुला है दैट इज होक्काइडो। यहाँ पे सी ऑफ ऑक्सटस्क है, ठीक है, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। सो ऐसे कनेक्शन है, एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो दे ही दिया। सेकेंड आर्टिकल चलते हैं। इंडिया ने रिसेंटली साइन किया सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, जिसमें 5 मेंबर कंट्रीज है, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग कस्टम यूनियन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। आपको पता होगा कस्टम्स यूनियन क्या था, इस पर हम आएंगे। इंडिया ने साइन किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एफटीए कैसे, एफटीए या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से कैसे ये जुड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं SACU क्या है। ये है एक कस्टम यूनियन 5 कंट्रीज़ का, जिसमें साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो एंड इस्वाटिनी, ये 5 कंट्रीज आते हैं। सदर्न अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका जो है ना, कह सकते हो साउथ अफ्रीका के आसपास के ये कंट्रीज हैं, और ये ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है। 1910 में ही इसे साइन किया गया था। अब कस्टम यूनियन क्या होता है? बहुत सिंपल है कि जो कुछ मेंबर कंट्रीज होते हैं वो अपने एक दूसरे को गुड्स में, याद रखना गुड्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज या अदर थिंग्स की नहीं बात कर रहा हूँ। गुड्स में क्या करते हैं? एक दूसरे को
पॉसिबली फ्री टैरिफ फ्री एक्सेस देते हैं कि गुड्स जो है क्रॉस कर पाए इन कंट्रीज़ के बीच में, एंड अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कस्टम्स यूनियन. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है अमॉन्ग द कंट्रीज, जहाँ पे गुड्स जो है ना वो फ्रीली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रीली मूव करती है बिना कोई टैरिफ के इन कंट्रीज़ के बीच में, और उसके साथ साथ अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज. ठीक है. सो द थिंग इज ये होता है कस्टम्स यूनियन, एंड हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, और इसके साथ इंडिया ने रिसेंटली टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया. देखो, जब एफटीए साइन किया जाता है, पीटीए साइन किया जाता है, उससे पहले एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो आपको करना पड़ता है. टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसी से रिलेटेड है. सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों इकोनॉमीज़ के बीच में, दोनों यूनियंस के बीच में ये डिस्कशन किन चीज़ों पे होनी चाहिए, किन गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा, किन सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा, उसी जिस पे कि टैरिफ्स जो है कम करनी है. ठीक है. उसी चीज़ की शुरुआत जो होती है टॉक्स की, वो होती है थ्रू टर्म्स ऑफ रेफरेंस के. इट डिसाइड्स व्हाट एरियाज विल बी निगोशिएटेड एंड द ब्रॉड स्कोप ऑफ प्रपोज्ड एग्रीमेंट. ठीक है. एंड इंडिया हिस्टोरिकली प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो एफटीए का फर्स्ट स्टेप होता है ना, पीटीए, मतलब कितना आपको रिलीफ मिल रहा है, यहीं से शुरुआत होती है. सो द थिंग इज, भारत ना लगातार सिंस 2002 से कोशिश कर रहा है कि साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन के साथ वो एग्रीमेंट करे, एटलीस्ट पीटीए साइन हो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. तो हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे एफटीए साइन किए अमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईयू. तो वो अब जो है इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है उसके साथ इंटीग्रेशन की जाए. राइट. सो क्या होगा इससे? मार्केट एक्सेस मिलेगा. मार्केट साइज जो है एसएससीयू का, मतलब 65 मिलियन पीपल पॉपुलेशन है. ठीक है. तो इंडियन प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं वहाँ पे, एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है. अगर हमारी रिलेशन साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी से बेटर होती है तो इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो दीज आर द की things why India is going for preferential trade agreement with South African Custom Union. समझ गए? बेसिक है ये 5 कंट्री 1910 में एस्टेब्लिश हुआ है. कस्टम यूनियन क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इतना पता होना चाहिए. नेक्स्ट आर्टिकल है, ये एक डेटा ओरिएंटेड आर्टिकल है एक्सपोर्ट से रिलेटेड. सो इंडिया जो जुलाई महीने में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा मतलब कि हमारा ट्रेड हुआ है. ठीक है. सो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन जुलाई 2027 डिस्पाइट वेस्ट एशियन जो डिस्ट्रप्शन आया है. जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक की जाए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब है गुड्स का एक्सपोर्ट हमने जो किया है, मतलब लास्ट ईयर के सेम महीने के कंपैरिजन में. सो 44.2 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा है. ठीक है. और इम्पोर्ट जो है 76.2 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के सेम मंथ में के कंपैरिजन में 17.5% ज़्यादा है. अब टोटल एक्सपोर्ट, यहाँ पे बस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात हो रही है. अब टोटल एक्सपोर्ट में सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाता है, वो 80.14 बिलियन के आसपास है. एंड टोटल इम्पोर्ट हमने 95.16 बिलियन किया है इस पार्टिकुलर मंथ में. सो द पॉइंट इज़, भारत का जो ना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर की तुलना में वेस्ट एशियन डिस्ट्रप्शन के बावजूद 20% बढ़ा है इन द मंथ ऑफ जुलाई. कंपैरिजन हम कर रहे हैं जुलाई 2025 से. ठीक है. अब इसमें कुछ खास चीज़ें नज़र आई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. सबसे पहले जिन मतलब इकोनॉमीज से हम मेनली इंपोर्ट करते थे, मेनली ऐसा सोचा जाता था कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी अब एक्सपोर्ट हम ठीक ठाक कर रहे हैं. मतलब इंडिया इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग द कंट्रीज दैट ट्रेडिशनली सर्व्ड मेनली एज सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट्स. जैसे एक एग्जांपल चाइना है. तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज 65% टू 2.2 बिलियन इन जुलाई. ड्यूरिंग अप्रैल जुलाई एक्सपोर्ट्स ग्रू 36%. सो भारत का जो कंपैरिजन है ना कि लास्ट ईयर, मतलब इंडिया ने ही अपने प्रीवियस जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसी से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो वो बढ़ा है. उसमें एक एग्जांपल चाइना का भी है, 2% इन जुलाई, 65% इन जुलाई. एंड अगर बात की जाए अप्रैल टू जुलाई की तो 36%. वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ भी हमने 9% ज़्यादा ग्रो, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो करा है.
ठीक है, डिस्पाइट जो भी चल रहा है वहाँ पे। और इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, जैसे तंजानिया है, कीनिया है, साउथ अफ्रीकन जो कस्टम्स यूनियन जिनकी अभी हमने बात करी है, तो वहाँ भी आपका स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा है। सो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि ट्रेडिशनली जहाँ पे बेचते थे उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी बेच रहे हैं। और अगर साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ हमारी पीटीए साइन होती है तो इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो यही है, इसमें हमें समझना था डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो रहा है, मेन यही था। ये डेटा वैसे बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, थर्ड थर्ड आर्टिकल इज, फोर्थ आर्टिकल ईयू पे है। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ठीक है, सो ये आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको पता होगा इस एक्ट के अंदर क्या है कि बहुत ही बेसिक चीज़ है कि कुछ मतलब कि आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी कवायद हो रही है इंटरनेशनली, ये खतरा भी हो सकता है। तो ईयू हैज़ सेट अ स्टैंडर्ड, यू नो, ईयू ने बहुत सारी चीज़ों में स्टैंडर्ड सेट किया। और आपको पता होगा कि अगर कोई वो लॉ लाती है तो वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो पक्का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लॉ आई है जो कि 2 अगस्त से इन्फोर्स हो गया अपने मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए। तो अब इसको एज एन अपॉर्चुनिटी आज के एडिटोरियल में देखा जा रहा है, कैसे इसे हम डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ईयू एआई एक्ट। हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद है एक दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया, पीवाईक्यू दिखाते हुए डिस्कस किया था। तो फर्स्ट थिंग इज रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। सर्टेन अनएक्सेप्टेबल एआई प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड। मतलब कि रिस्क बेस्ड, कितना वो रिस्क क्रिएट कर सकता है उसके बेसिस पे रेगुलेट किया जाएगा। मतलब ईयू जो एक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ही रिस्क है तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। उसको वो एआई आप नहीं मतलब कि जो यूज़ कर रहे हो उस पार्टिकुलर रीजन में यू में, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, देन जिस हिसाब से रिस्क है उसी हिसाब से रेगुलेशन होगी। हाई हाई रिस्क सिस्टम बिफोर इंटरिंग ईयू मार्केट, सच सिस्टम्स रिक्वायर्ड कन्फर्मिटी असेसमेंट। अब यू नो जो भी हाई रिस्क एआई सिस्टम होगा जब ईयू मार्केट में वो इंटर करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट रिक्वायर कन्फॉर्मिटी असेसमेंट। बहुत बेसिक लेवल पे बताऊंगा कि चेकिंग वेदर, इसका क्या मतलब होता है कि चेकिंग वेदर अ प्रोडक्ट और सिस्टम मीट्स द लीगली प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स बिफोर इट अलाउड इनटू रेगुलेशन मार्केट। मतलब कि कोई भी एआई सिस्टम इस तरह से हाई रिस्क सिस्टम है, अगर वो इंटर करता है ईयू मार्केट में तो उसको पहले क्या किया जाएगा, लीगली मतलब उस स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है जो ईयू ने तय किया है वो मतलब देखा जाएगा, चेक किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको, ठीक है। Then we have a key concern for Indian firms is substantial modification. If AI system or its intended purpose is substantially changed, a fresh conformity assessment be required. एक और खास बात है कि AI over the time चेंज होते रहता है, तो अंडर conformity assessment अगर आपने उसके अंदर चेंज किया है तो आपको अगेन उसका असेसमेंट किया जाएगा एंड फिर जो है जो सिग्निफिकेंट जो मतलब प्रोहिबिशन है या जो हाई रिस्क वाला सिस्टम है वो स्टैंडर्ड्स मैच कर रहा है उसके हिसाब से ही आपको अलाउ किया जाएगा ईयू के अंदर। ठीक है, एंड एक और चीज़ है ईयू ने क्या किया है, एप्लीकेशन जो है हाई रिस्क रूल्स दिसंबर 2027, राइट। मतलब समय दिया है कि आपके पास टाइम है, इस हिसाब से आप चीज़ें कीजिए। देखो ये आर्टिकल लिखा गया इंडियन पर्सपेक्टिव से या ईयू मार्केट में इंटरिंग पर्सपेक्टिव से। कन्फर्मिटी असेसमेंट का मतलब समझ लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कीवर्ड्स डाल देता है यूपीएससी। हाई रिस्क बेस्ड मतलब रिस्क बेस्ड रेगुलेशन होगा यू में, इतना बेसिक समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की है तो प्रोहिबिट कर देंगे, देन मॉडरेट है तो उस हिसाब से रेगुलेशन की जाएगी। एंड अब जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स जो ईयू के अंदर जाएंगे, देखो अब आपको पता है ना इंडिया बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करती है, मतलब कि आपको पता होगा अच्छे से सॉफ्टवेयर में हम बहुत अच्छे हैं, या व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज हम बहुत अच्छे हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ईयू ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, हम क्या करेंगे उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे एंड यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो रेगुलेट एक तरह से पहले ही कर लेंगे, देन वी विल पुट इट इनटू ईयू। मतलब ईयू का स्टैंडर्ड्स मैच कर रहा है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, तो इंडिया में एक इकोसिस्टम खड़ा होगा। ठीक है, जैसे वाई दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, सिंपल देखो, एआई कंप्लायंस सर्विसेज
Continuous regulatory requirements create demand for testing, documentation, risk assessment, auditing, cyber security and टेक्निकल एश्योरेंस। तो सिंपल है कि आपको जो लगातार इस तरह से कॉम्प्लायंस, जो कन्फर्मिटी असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट जो ईयू में स्टैंडर्ड से फॉलो किया जाएगा, तो आपको भी प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो हम एक इकोसिस्टम अपने ही कंट्री में विदाउट अ लॉ, उसको विदाउट अ सर्टेन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हम उसे डेवलप कर लेंगे। इंडियाज एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ आपको पता है आईटी सर्विसेज, राइट। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है और हमारे लिए और इजी होगा यू के लॉ की वजह से ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करना। फिर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर टू कॉम्प्लाइंस हब, इंडिया क्या बन जाएगा, हम सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे कॉम्प्लाइंस जो हब बन जाएगा, मतलब इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो उससे क्या होगा, हम कॉम्प्लाइंस एआई के लिए तय करेंगे, मतलब उस हिसाब से, एंड देन उस हिसाब से उसे यूज़ कर पाएंगे। अपने लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना, विद इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा। इट कैन क्रिएट डिमांड फॉर प्रोफेशनल कंबाइनिंग एआई, लॉ, साइबर सिक्योरिटी, हर तरह से मतलब इंटरलिंक्ड होगा। तो वी विल हैव 4 गुड थिंग्स। जो और भी चीज़ें आप अगर ऐड कर सकते हो तो करिए, हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है जो इस आर्टिकल में। एक तो एआई कॉम्प्लाइंस सर्विसेज, दूसरा एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत हम कर पाएंगे, आईटी सर्विसेज जो है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर से हम कॉम्प्लाइंस हब बन जाएंगे एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन होने वाला है। सो ऑल टुगेदर ये इंपॉर्टेंट है। अब ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको मदर ऑफ ऑल द एग्रीमेंट्स कहा जा रहा है, तो वो भी हमारा है। तो उसमें ना कॉन्फर्मिटी असेसमेंट की को इंक्लूड किया गया है। सो ऑल टुगेदर सब कुछ हमारे हक में कह सकते हो सकता है अगर हम इसे सही से यूज़ करें। इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर। कैसे, ये एक्सप्लेन करना है। कोड एक ही डिमांड है, बट देयर शुड बी चैलेंजेस, आप सोच सकते हो, एंड वे फॉरवर्ड। थोड़ा सा ईयू एक्ट के बारे में, एआई एक्ट के बारे में भी इंट्रोडक्शन में बता दोगे, बस इतना ही, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। अब ये आर्टिकल हम बहुत सिंपली डिस्कस करना चाहते हैं कि जो अरेस्ट है ना सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मल्टीपल जजमेंट्स आए हैं, मल्टीपल केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है जो अरेस्ट किया जाता है एब्सोल्यूट नहीं है, इट मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो सेफ गार्ड्स है, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जो सेफ गार्ड्स किसी को मिला है अगेंस्ट अरेस्ट, उसको फॉलो करना पड़ेगा पुलिस को या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ठीक है, जो भी बॉडीज़ हैं। एंड स्टैट्यूटरी सेफ गार्ड्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी एंड ड्यू प्रोसेस, इन सब को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अरेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स में आर्टिकल 21 क्या करता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ फेयर एंड जस्ट लॉफुल प्रोसीजर। ये आर्टिकल आपको पता ही है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है आर्टिकल 21 में, 22 में, मतलब 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 में, an arrested person must be informed on the grounds of arrest and has the right to consult and be defended by a legal practitioner of choice. So बहुत सिंपल है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनको मतलब अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट की बात हो रही है, और उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड जो है। एंड 22 क्या कहता है कि अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। इसके बारे में भी हम डिस्कस कल भी कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। जो ट्रैवल टाइम है इसको एक्सक्लूड कर दो, तो 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट जो किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने में प्रोड्यूस किया जाएगा। देन पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया है। अब जो है भारतीय BNSS 2023, इसमें भी कुछ सेक्शंस हैं। यहाँ पे स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स की बात अब कर रहा हूँ। तो पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, बट द पावर इज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी कंडीशंस ऑफ नेसेसिटी एंड जस्टिफिकेशन। पुलिस कर सकती है मतलब बिना वारंट के भी मतलब आपको अरेस्ट, बट डिपेंड करेगा कि क्या स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं, क्या नेसेसिटीज़ हैं, किस तरह से आप जस्ट मतलब उस लॉ के हिसाब से ही आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सेक्शन 47 क्या कहता है कि इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिस इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हो, ऑफ द फुल पार्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस एंड अदर
grounds of arrest giving effect to the constitutional safeguard under article 21A। मतलब बताना पड़ेगा, और जो लॉयर है उसके लिए आपके पास फ्री चॉइस है। 58 क्या कहता है, वही 24 आवर्स वाला, इसको आप जोड़ सकते हो आर्टिकल 22 क्लॉज 2। एंड 187 क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, द एक्यूज मस्ट बी। आप 24 आवर्स अरेस्ट कर लिया और आपने इन्वेस्टिगेशन सोचा कि इसी के टाइम लिमिट के अंदर कर देंगे और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर ही जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में केस है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कोर्ट हेल्ड दैट द कम्युनिकेटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, नॉट अ मियर प्रोसीजर। पुलिस को डायरेक्शन दी गई, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो भी अरेस्ट करती है उनको डायरेक्शन दी गई है कि मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अरेस्ट के बारे में बताना, किस बेसिस पे आप किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हो। ये बस प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है। एंड grounds must be communicated effectively and in a manner the arrested person can understand, enabling him to challenge the arrest and seek legal remedies। तो अब उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा ग्राउंड्स के बारे में। ये आया था एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अदर देन दैट देयर वर 4 मोर केसेस रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। डी के बासु स्टेट ऑफ बंगाल क्या कहता है कि सेफगार्ड्स अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस एंड आर्बिट्रेरी अरेस्ट इंक्लूडिंग अरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स। देखो इसमें सेफगार्ड्स आए थे इस जजमेंट में, और उसमें कस्टोडियल जो वायलेंस होता है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट कर लिया जाता है, बिना मतलब का अरेस्ट कर लिया जाता है, और इंक्लूडिंग अरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर जजमेंट में सेफगार्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1997 में। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में अरेस्ट शुड नॉट बी रूटीन, पुलिस मस्ट सेटिस्फाई द स्टैट्यूटरी नेसेसिटी कंडीशंस एंड मजिस्ट्रेट मस्ट इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनाइज द नीड फॉर डिटेंशन। ठीक है, पुलिस जो है ना स्टैट्यूटरी नेसेसिटी जो कंडीशंस हैं जो तय किए गए हैं, देखा आपने, इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देन मेनका गांधी केस तो आपको पता ही, आर्टिकल 21 रिक्वायरिंग प्रोसीजर अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी टू बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। ये 3-4 कंडीशंस जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर। लास्ट आर्टिकल बहुत सिंपल है, अगेन पॉलिटी से रिलेटेड है, और ये लेजिस्लेटिव प्रिविलेज 194 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a), इसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन एक दूसरे को ओवरराइड करेगा। सो एक मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो है 7 जज बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, मिनिमम कितने उसके मेंबर्स होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, 3, 5, 7 आपको बताना है। ठीक है, और आर्टिकल भी बताना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में डिस्कस किया गया। सो द पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो तय करेगी। एक केस है जिसमें देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। एक तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दूसरा जो लेजिस्लेटिव जो दिया गया है मतलब कि पावर्स, राइट। सो स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके मेंबर्स को, कमिटीज़ को, उसके बीच में ओवरराइडिंग, मतलब कौन एक हावी होगा, इस पर ये जजमेंट आना है। और ये केस का जो कोर है ना, कहाँ से आता है, वो है तमिलनाडु असेंबली 2003। एक द हिंदू के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं से रिलेटेड ये केस है। उन्होंने क्या किया था कि एक एडिटोरियल जो हिंदू में आया था उसमें वो क्रिटिकल थे तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड असेंबली प्रोसीडिंग्स को लेकर। तो इसके अगेंस्ट जो है चीज़ें हुई और कहा गया कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज 194 है। चलो बताओ कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के लिए कौन से आर्टिकल हैं, ये भी बताइए। अभी हम लेजिस्लेचर की बात करें, उसकी प्रिविलेज की बात करें, तो इनके बीच में ये देखो, द हिंदू पब्लिश्ड ये हो गया, द असेंबली ट्रीटेड द पब्लिकेशन एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन सीकिंग द अरेस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट। अब जो जर्नलिस्ट ने ऐसा क्रिटिकल आर्टिकल लिखा, एडिटोरियल लिखा, उनके अगेंस्ट जो है वो मतलब कि प्रिविलेज पास किया गया इन द तमिलनाडु असेंबली, एंड उसके बाद उनके अरेस्ट के लिए मतलब कि नोटिस निकाला गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। जर्नलिस्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी यूज टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस फ्रीडम।
प्रेस फ्रीडम जो है वो आर्टिकल मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कहा गया कि आप प्रेस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) को ब्रीच कर रहे हैं अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा 1959 सर्च लाइट केस है। इसमें एग्जामिन किया गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटिव प्रिविलेज एंड प्रेस फ्रीडम, मतलब ये लगातार हिस्टोरिकली पार्ट रहा है। एंड स्पेशल रेफरेंस नंबर 1964 केशव सिंह केस कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज एंड जुडिशियल स्क्रूटनी ओवर इट्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऑल टुगेदर ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। अभी 7 जज बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या डिसाइड करेगी हमें ये समझना है। एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि आर्टिकल 194 जो कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज देती है और दूसरी तरफ 19(1)(a) जो देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंडर प्रेस फ्रीडम होता है। इसके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट है अभी, और देखते हैं 7 जज बेंच क्या डिसाइड करती है। एक लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के भेजना है, मैंने बता दिया।